हेलो मित्रों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी का अध्याय 7। हमने इससे पहले के 6 अध्यायों को अनोखे ढंग से ख़त्म किया है, तो आप देख सकते हैं उसे जाके और समझ सकते हैं एनसीईआरटी को, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बराबर का सहयोग देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा उन वीडियोज़ को देख के। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट अध्याय की, जिसका नाम है अशोक। अशोक से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ेंगे और एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद इसने युद्ध का त्याग ही कर दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रोशन के लिए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था। बिल्कुल गांधी जी बिल्कुल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं नोटों में, और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। उसके मन में विचार आया कि ये शेर कौन है। गांधी जी चलो फेमस है, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये शेर कौन है, इसके मन में विचार आया। ठीक है, अब देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, एक बहुत बड़े साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। हमने अध्याय 6 में सारनाथ के बारे में पढ़ा था, जो वाराणसी में है। यहाँ पे बौद्ध का स्तूप भी स्थित है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने साल पहले शासन किया था? 2300 साल पहले शासन किया था। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताबों में मिलते हैं। यानी चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी। वंश, वंश का अर्थ क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। यानी हम इस क्रोनोलॉजी को देखें तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है? अशोक। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, ये मानचित्र में दिया हुआ है, ये मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखते हैं। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, मॉस्की है जहां से अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है, इधर कलिंग है, इधर धौली है, इधर पाटलिपुत्र है, ठीक, कौशाम्बी है, गुर्जरा है, सांची के स्तूप हैं, उज्जैन है, कालसी है, मेरठ, लुम्बिनी, ठीक है, सारनाथ, ठीक, कंधार इत्यादि स्थान, सौपारा आदि स्थान है जो यहाँ पे जहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए अपने आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का ग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। यानी कहीं की भाषा भी एक जैसी नहीं रही थी, हर जगह की भाषाएं क्या थी? अलग अलग रही थी।
वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है, एक राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है ये समझाया गया है। इसको देखते हैं कैसे राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करें, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पे सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अधिकारियों को सजा देने का भी हक था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, एक अधिकारी का नाम क्या है? संदेशवाहक। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते और राजा का जासूस का कार्य करते। ठीक है, इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता और अक्सर राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी इस जगह पर भी जहाँ जो स्थानीय परंपराएं हैं और नियम हैं उनको ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, और ये जो राजकुमार थे ये राज परिवार से रिलेटेड होते थे, राज परिवार से संबंधित होते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यह संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अर्थशास्त्र में क्या लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। नजराना, नजराना एक वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी नजराना स्वेच्छा से दिया जाता था और कर को इकट्ठा किया जाता था। दोनों में ये अंतर रहा है। राजधानी में सम्राट की स्थिति क्या थी देखते हैं। मेगास्थनीज क्या बताता है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसको विवरण दिया। क्या विवरण दिया? यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। यहाँ मतलब एनसीईआरटी ने कुछ बताया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी जो राजा थे वह खाना खाते टाइम उनका भोजन चखा जाता था और लगातार 2 दिन तक एक ही कक्ष में वो सोते भी नहीं थे। इतनी उनकी रखवाली होती थी। और पाटलिपुत्र के एक घटना के बारे में देखें। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ एक विशाल प्राचीन से घिरा 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2-3 मंजिल वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है।
कुछ अतिशोक्ति हो सकती है इसमें, मेगास्थानी जी ने दी हो, लेकिन संपूर्ण अतिशोक्ति का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे देखा जाए आगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। एक अनोखा सम्राट जिसका नाम क्या है, अशोक। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में हैं। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, एक अभिलेख है जो कलिंग युद्ध का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने की 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगी संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं जानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध ना करें। ठीक है, इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत के धर्म से लिया गया है। ये धौली अभिलेख से लिया गया है। धौली अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। और कलिंग भी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध में विस्तृण हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अशोक का धम्म क्या है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो राष्ट्रपति भवन में एक रखा गया है, ये अशोक कालीन एक नमूना है। ठीक है, किसका नमूना है? ये रामपुरवा में मिला था ये। ठीक है, मूर्ति उसका नमूना है, राष्ट्रपति भवन में अभी रखा हुआ है। अशोक के धर्म क्या? अब देखते हैं अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उद्देश्यों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामाता नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते। धम्म महामात्य का काम क्या था? जगह जगह जाकर शिक्षाएं देना। किसकी? धम्म की। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों और शिलालेखों स्तंभ पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा का संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक क्या संदेश देता है, देखते हैं इसे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते तब वे तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं। वे कर्मकांड किसी काम के लिए के नहीं, इसके बदले
यदि लोग दूसरे रीति को माने यह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत हैं। यह किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गए, आप बताएंगे, ठीक है, और इस पर लिखेंगे। ये देखिए, इस तरीके का चित्र ब्राह्मी लिपि, ये है देवनागरी, ये है बांग्ला, ये है मलयालम और ये है तमिल, ठीक है। अन्य जानकारी ले लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो इस चीज को कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। और ये कुछ शब्दावली हैं जिनको आपको उस चैप्टर को देख के समझना है और लिखना है, और इस सभी प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय।